हाय, मेरा नाम है रितिका दुबे। करियर ए प्लस ट्यूटोरियल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। तो इस लेक्चर में हम क्या देखने वाले हैं कि जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क बन के तैयार हुआ उसके ही हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में अभी हम चल रहे हैं। हमने कंपनी का शासन देख लिया कि कंपनी का रूल कब से कब तक आया, क्या क्या चेंजेस हुए। इसके बाद अब हम देखने वाले हैं क्राउन रूल। तो क्राउन रूल कब से कब तक चला है? 1858 से लेकर 1947 तक, जब तक हमारा देश आज़ाद हुआ है, जब तक क्राउन का शासन रहा है, मतलब ब्रिटिश क्राउन का। तो उसमें हम यहाँ देखने वाले हैं इस लेक्चर सीरीज में। मैं आपको बताने वाली हूँ कि जो हमारा वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस हुआ था, 1857 की जो क्रांति हुई थी, सैनिक विद्रोह भी कहते हैं इसको। तो ये हमारा जब हुआ था तो इसमें क्या, इसके क्या रीज़न थे, और इसके बाद 1858 का जो एक्ट आया है तो वो क्यों आया है, ये सब चीज़ें ही मैं आपको इसके बारे इस लेक्चर में बताने वाली हूँ। ओके, तो यदि आप यूपीएससी, स्टेट पीएससी, किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हो जिसमें आपका पॉलिटी या फिर आपका मॉडर्न हिस्ट्री आता हो, तो आपके लिए ये डेफिनेटली एक यूज़फुल वीडियो है। तो अभी आप देखते रहिए, आपको समझ में आएगा कि ये जो वॉर है इसके क्या रीज़न थे, कैसे कैसे करके ये आगे बढ़ी है और इसको कैसे ख़त्म कर दिया गया है, ये सब भी हम आपको यहाँ पर बताने वाले हैं। तो देखो, सबसे पहले हमने क्या देखा? रूल इन इंडिया। किस किस ने रूल किया? मैंने आपको बताया ना, कंपनी का रूल हुआ 1773 से लेकर 1858 तक। फिर आता है हमारा क्राउन का रूल, मतलब ब्रिटिश क्राउन का। तो इसमें 1858 से लेकर 1947, जब तक हमारा देश आज़ाद हुआ है, उस तक यहाँ पर क्राउन ने रूल किया है। तो इन्होंने बहुत सारे एक्ट लाए हैं, जैसे कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक्ट है, और भी बहुत सारे मिशंस हैं। आपको यहाँ पर धीरे धीरे ये सब देखने को मिलेंगे वन बाय वन। पर अभी हम क्या देखने वाले हैं कि जो 1857 की जो क्रांति हुई थी वो क्यों हुई थी, क्या रीज़न था, कितनी सफल हुई, कितनी असफल हुई, तो ये सब मैं आपको बता रही हूँ। वैसे तो ये पॉलिटी का पार्ट नहीं है। यदि आपने मॉडर्न हिस्ट्री में पढ़ लिया है तो बहुत अच्छी बात है, पर यदि मैं आपको पॉलिटी पढ़ा रही हूँ तो ये मेरा कर्तव्य बनता है कि मैं आपको ये भी बताऊं, क्योंकि आपको इसकी फीलिंग आएगी कि 1858 का जो एक्ट आया है वो क्यों आया है, रानी अपना शासन पूरे अपने हाथ में क्यों ले रही है। तो ये फीलिंग्स के साथ जब आप पढ़ेंगे ना तो आपको याद रखने में भी आसानी होगी। ओके, तो ये भारत शासन जो अधिनियम है वो तो हम बाद में पढ़ेंगे। सबसे पहले मैं आपको बता रही हूँ 1857 की जो क्रांति हुई है तो वो उसका क्या क्या रीज़न था। तो सबसे पहले देखो, कोई भी चीज़ जब चालू होती है तो ऐसे तो नहीं हो जाती कि लोग खड़े हुए और आज कह रहे हैं कि विद्रोह करते हैं, ऐसा नहीं होता ना। तो सबसे पहले उसकी फीलिंग्स आना ज़रूरी है। तो इसके क्या रीज़न थे? तो सबसे पहले इसका रीज़न था, राजनीतिक रीज़न थे, कुछ कुछ आर्थिक थे, सामाजिक थे, धार्मिक कुछ कारण थे, और सैनिक कुछ कारण थे। इसके बाद तात्कालिक, मतलब उस समय की जो तात्कालिक स्थिति थी, कैसी थी, क्यों खराब थी, उसके कारण ये उत्पन्न हुआ है। 1857 का विद्रोह, लोग खड़े हुए हैं और उन्होंने विरोध किया है। ओके, अब देखो यहाँ पर मैंने इसको 5 पार्ट में डिवाइड कर दिया है। सबसे पहले हम देखेंगे कि इसका रीज़न क्या था, स्टार्ट कहाँ से हुआ, कितना एक्सपेंशन हुआ है इसका। इसके बाद रीज़न ऑफ फेलियर भी देखेंगे कि ये क्यों सफल नहीं हो पाया है, और इसके लास्ट में रिजल्ट क्या रहे हैं। तो ये सब हम देखने वाले हैं। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं रीज़न से, मतलब इसका क्या कारण था। तो सबसे पहला कारण तो इसका राजनीतिक था। राजनीतिक क्या था कि आपको पता है कि पहले हमारे यहाँ राजाओं की सत्ता थी, पर जो डलहौजी था, लॉर्ड डलहौजी जो आए तो उन्होंने राज्य को हड़पने की नीति चालू कर दी। राजाओं पे कुशासन का आरोप लगाया कि आप अच्छे से शासन नहीं कर पा रहे हैं, जनता आपकी दुखी है, चाहे जनता कहे चाहे नहीं कहे। पर यहाँ पर डलहौजी जो है उन्होंने राज्य को हड़पना चालू कर दिया है। गोद प्रथा को निषेध कर दिया है। गोद प्रथा क्या है? जैसे कि राजा जो हैं जिनकी संतान नहीं है तो वो अपने राज्य का किसी को उत्तराधिकारी बनाते थे, किसी की संतान को गोद लेने की प्रथा थी पहले। पर यहाँ पर आकर डलहौजी ने ये सब बंद कर दिया है, क्योंकि ये सारे ही राज्य को अपने उसमें मिलाना चाह रहे हैं हड़प नीति के तहत। तो यहाँ पर एक ही बहुत बड़ा रीजन बना है। इससे क्या हुआ है कि जो राजा लोग हैं वो गुस्सा हो गए हैं कि आप अलग अलग टाइप की नीतियों से, कि हम पे आरोप लगा लगा के कि कुशासन कर रहे हो, ये नहीं कर रहे हैं आप, और हमारा ही जो राज्य है, जो हमने इतने दिन से सत्ता बनाई हुई थी, उसको आप हड़प रहे हो।
अब सेकंड रीजन की बात करें तो बहुत आर्थिक बर्डन हमारे यहाँ किसानों पे, लोगों पे बहुत ज़्यादा हो गया था उस समय। जैसे कि करों में बढ़ोतरी, तो जो टैक्स जो था वो उसको दिन पे दिन बढ़ाए जा रहे थे, लोकल टैक्स भी लग रहे थे, ब्रिटिश सरकार भी टैक्स ले रही थी। किसान दे तो दे कहाँ से, उसके पास ना इतनी कमाई थी ना कुछ था। तो ये करों में जो बढ़ोतरी थी ये भी एक बहुत बड़ा रीजन रहा है। इसके बाद उद्योग धंधे जो हैं वो चल नहीं रहे हैं। कृषि जो है हमेशा उसका टैक्स, उसमें मतलब टैक्स ही इतना लग रहा है कि किसानों की जो मेहनत है वो शून्य हो चुकी है। इसके बाद अकाल जैसी स्थिति है, लोग भूखे मर रहे हैं। आप जो पुरानी पिक्चर्स देखेंगे ना तो आपको वाकई में फीलिंग आएगी कि स्थिति कितनी बेकार थी। और जब तक आप फीलिंग से नहीं पढ़ेंगे तो आपको इतना इंटरेस्ट नहीं आने वाला है किसी भी सब्जेक्ट में। इसके बाद देखो, इसके बाद सामाजिक रीजन भी था। सामाजिक रीजन क्या था? जैसे सती प्रथा हुई, विधवा पुनर्विवाह हुआ, बाल विवाह हुआ, तो इसको इन्होंने रोकना चालू किया है। पर अभी के संदर्भ में देखिए हम तो हमको ये लगेगा कि ये सही है, पर उस समय हमारी सामाजिक स्थिति कुछ इसी प्रकार की थी कि लोग इन सब चीज़ों को मानने को तैयार बिल्कुल भी नहीं थे। कोई भी ये नहीं मान रहा था कि ये सब चीज़ों को बंद करना चाहिए। तो ये लोग भी अब इसके विद्रोह में आकर खड़े हो गए हैं, जो सामाजिक लोग हैं, है ना। इसके बाद आता है हमारा धार्मिक रीजन। तो 1813 को जो आपने एक्ट देखा था उसमें मैंने आपको बताया था कि ईसाई मिशनरी जो हैं उसको भारत में धर्म का प्रचार करने की इन्होंने पूरी पूरी अनुमति दे दी है। अब हमारे यहाँ तो पहले से ही ऐसा है कि सारे ही धर्म के लोग रहते हैं, हमारे यहाँ सब धर्म को समान मानते हैं। पर जो ईसाई थे, ये जो अपनी मिशनरी से जो काम कर रहे थे, तो इनका मकसद क्या था कि धीरे धीरे करके भारत में बस ईसाई धर्म ही रह जाए। तो ये जो है वो धार्मिक रीजन जो है वो किसी को भी गवारा नहीं हो रहा था, सब अपने अपने धर्मों को मान रहे थे। तो ये भी एक कारण बना है बहुत महत्वपूर्ण। इसके बाद आपका सैनिक कारण बना है, तो इसको सैनिक विद्रोह भी कहते हैं। आपने बहुत जगह पढ़ा होगा कि इसको सैनिक विद्रोह भी कहा जाता है। यहाँ पर एक ब्रिटिशर्स रहता था और 5 भारतीय रहते थे, मतलब ब्रिटिशर्स जो रहते थे वो भारतीयों के हेड रहते थे। तो उसमें भेदभाव किया जाता था, मतलब जो ब्रिटिशर्स जो हैं उनको है ना ज़्यादा प्रमोशन मिलते थे, ज़्यादा सैलरी मिलती थी, इंसेंटिव्स मिलते थे, जो भी सुविधाएं होती थी वो ब्रिटिशर्स के लिए होती थी। पर जो इंडियन है उनके अंडर में काम करते थे। जैसे कि मैंने आपको बताया ना कि 5 इंडियन है, एक ब्रिटिशर्स है, तो यहाँ पर ये हेड करने का काम कर रहे हैं इनको। तो यहाँ पर जो है सैनिक हैं उनकी भावनाओं को भी बहुत ठेस पहुंच रही है। वो भी परेशान हो रहे हैं कि ना तो हमें कोई प्रमोशन दे रहे हैं, ना तो हमें कोई लीडरशिप क्वालिटी या कुछ भी चीज़ें उनमें देखी नहीं जा रही हैं। बस आप भारतीय हो इसलिए आपको हमेशा पीछे रखा जा रहा है। तो ये भी एक बहुत बड़ा रीज़न है इस वॉर का। और इनको समुद्र पार भेजा जाता था। तो पहले की यदि समय की बात करें तो हमारे देश में समुद्र पार भेजना एक हमारी धार्मिक भावनाओं को आहत करता था। तो कोई भी समुद्र के पार नहीं जाना जाता था। तो ये भी एक बहुत बड़ा रीजन रहा है। इसके बाद 1854 में डाकघर अधिनियम लाया गया है। उसमें क्या किया गया है कि इनको सैनिक को रिस्ट्रिक्ट किया गया है, मतलब आप ज़्यादा लेटर नहीं भेज सकते अपने घर में। एक तो आपने उनको वैसे ही परेशान कर दिया है, उसके बाद उन पे इस सब चीज़ों पे भी बंदिश लगा दी है। इसके बाद आप यदि यूपी की बात करूं मैं, कि यूपी में जो अवध था, अवध में क्या हुआ है कि अवध के जो राजा हैं उनको भी बहुत परेशान किया जा रहा है, वहाँ की जनता को भी बहुत परेशान किया जा रहा है। तो बहुत सारे सैनिक जो थे वो वहाँ से थे। तो इन्होंने इन सब रीजनों के कारण भी ये सैनिक विद्रोह कहा जाता है, मतलब सैनिक जो हैं वो धीरे धीरे करके अग्रेसिव होते जा रहे हैं। इसके बाद यदि हम तात्कालिक कारण की बात करें तो तात्कालिक कारण वहाँ पे क्या था कि एक अफवाह फैल गई थी। 1853 में एक अफवाह फैल गई थी कि जो इनफील्ड जो राइफल है उसमें ये लोग सुअर की और गाय की चर्बी का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो ये डेफिनेटली एक, यदि हम धर्म विशेष की बात करें तो उसके लिहाज से भी, जैसे हिंदू मुस्लिम की बात करें तो उनकी भावनाओं को भी ये ठेस पहुंचाने का काम कर रहे थे। तो धार्मिक चीज़ों पे भी ये सैनिकों को परेशान कर रहे हैं। जैसे कि यहाँ पर ये क्या कर रहे हैं कि कारतूस जो है उसको, यहाँ पर देखो मैंने आपको पिक्चर में बताने की कोशिश करी है, तो उसको मुंह से इनको खोलना पड़ता था, उस पर ये गाय और सुअर की चर्बी लगी होती थी। तो कोई भी सैनिक जो है वो ऐसा कुछ काम नहीं करना चाहता था।
इनने यहाँ पर तो समुद्र पार भेजने का चालू किया, तो वहां तक ठीक रहा लोगों ने, तो भी कई लोगों ने कंसीडर किया, पर ये चीज सबके लिए बहुत बड़ी हो गई है। तो ये इसका विद्रोह का सबसे बड़ा रीजन बन के सामने आया है। कई लोग, कई इतिहासकार इसको कहते हैं कि ये सैनिक विद्रोह था, कई इतिहासकार कहते हैं कि ये कृषि जो है, कृषक जो हैं वो लोग बहुत परेशान थे तो उन्होंने इसका विद्रोह किया। तो ये सबके अपने अपने मत हैं, आपको इसका धीरे धीरे समझ में आएगा, ठीक है। इसके बाद देखो तो ये स्टार्ट कहाँ से हुआ है। यदि हम 1857 की क्रांति की बात करें तो आपको पूरा पेपर इससे भरा मिल सकता है, बहुत सारे इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आपने अभी तक देखे होंगे। तो सबसे पहले देखो कि इसमें ये स्टार्ट हुआ है दमदम, वेस्ट बंगाल से ये स्टार्ट हुआ है। तो इसको क्रांति का श्रेय किसको दिया जाता है, तो कोतवाल धन सिंह गुर्जर, कोतवाल धन सिंह गुर्जर को इसका पूरा श्रेय दिया जाता है। मतलब इन्होंने प्रारंभिक रूप से इसको चालू किया था, क्योंकि मैंने आपको बताया इसका तात्कालिक कारण क्या था। तात्कालिक कारण जो था, चर्बी युक्त कारतूस का इन्होंने यूज करने से यहाँ पर मना कर दिया है। तो ये धीरे धीरे करके ये चिंगारी सब जगह फैलती जा रही है, बुलंदशहर तक। तो अब अंग्रेज डर रहे हैं इन सब चीजों से कि ये जो है सैनिक धीरे धीरे करके विद्रोह कर देंगे, और ऐसा ही हुआ है धीरे धीरे जाके। देखो 29 मार्च 1957 को क्या हुआ है कि मंगल पांडे जो है, मंगल पांडे ने बैरकपुर छावनी में इसका विरोध कर दिया है, और विरोध करके वहां के एक अफसर को मार दिया है गोली से। इसके बाद इनको 8 अप्रैल को फांसी दे दी गई है। तो ये जो हमारे शहीद मंगल पांडे हैं, इनके ही कारण आज हम इतने अच्छे से बैठे हुए हैं। मतलब ये हमारे लिए इन्होंने बहुत सारी चीजें करी हैं। इसके बाद ये धीरे धीरे विद्रोह कहाँ तक पहुंचा है, कानपुर, बरेली, झांसी, दिल्ली, अवध आदि स्थानों तक, बहुत सारे स्थानों तक ये विद्रोह फैल गया है। यदि हम शुरुआत की बात करें तो आपको ये समझ में आ रहा होगा कि ये एक सैनिक विद्रोह है, पर धीरे धीरे करके सभी लोग इसमें शामिल हो गए हैं। जैसे किसान हैं, औद्योगिक वर्ग है, सभी इसमें धीरे धीरे करके इसमें शामिल हो गए हैं। और 10 मई 1857 को मेरठ से हुई ये क्रांति कहाँ तक फैल गई है अब, तो ये सब जगह ही जाके फैल गई है, और 10 मई को हम क्रांति दिवस के रूप में भी मनाते हैं। तो ये हमारी कहाँ तक फैल गई है, जैसे मैंने आपको बताया कि मेरठ से चालू हुई है, बरेली गई है, कानपुर, फिर उसके बाद झांसी, अलग अलग लोग इसका नेतृत्व कर रहे हैं, और ये क्रांति बढ़ती जा रही है। ये कहाँ पर जाकर रुकी है, तो दिल्ली में इन्होंने अपना एक संगठन बनाया है, और नेता किसको चुना है, तो बहादुर शाह जफर को चुना है। क्योंकि उस समय और कोई विकल्प इनके पास नहीं था, तो इन्होंने कहा है कि बहादुर शाह जफर से कि आप ही सबसे आखिरी अब नवाब बचे हैं, तो आप हमारा जो क्रांति है उसका आप समर्थन करिए, और आप उसको लीड भी करिए। पर उस समय तक ये बहुत बुजुर्ग हो चुके थे, इतनी इनके पास नीतियां नहीं थी। तो आपको धीरे धीरे समझ में आएगा कि क्यों ये असफल हुआ है, ठीक। इसके बाद इस समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे, तो पाम्पस्टन थे, और भारत के गवर्नर कौन थे, तो लॉर्ड कैनिंग थे। मुगल सम्राट की यदि हम बात करें तो बहादुर शाह जफर द्वितीय थे, है ना, मैंने आपको बताया ना। इसके बाद सेनापति कौन थे, तो कैंपबेल थे, और इनका प्रतीक चिन्ह था कमल और रोटी। तो इस तरीके से ये जो विद्रोह है अब चालू हो चुका है। अब आपको समझ में आ गया कहाँ से चालू हुआ था, दमदम वेस्ट बंगाल से चालू हुआ था, और यहाँ पर मंगल पांडे जो हैं उन्होंने विद्रोह किया, और किसको मार दिया है, एक अफसर को मार दिया है। इसके बाद 8 अप्रैल को इनको फांसी दे दी गई है। अब जब मंगल पांडे को फांसी दे दी गई है तो उसके बाद क्या हुआ है, और सैनिकों ने विद्रोह करना चालू कर दिया है, जेल को तोड़ना चालू कर दिया है, और भारतीय सैनिकों को वहां से निकालना चालू कर दिया है। तो ये सब चीजें एक विद्रोह की बहुत बड़ी पहलू के रूप में सामने आया है। फिर ये विद्रोह जो है मैंने आपको बताया कि इन इन जगहों पे जाके फैला है, और फाइनली ये दिल्ली गए हैं। दिल्ली में बहादुर शाह जफर द्वितीय से बात करी है, और उनको अपना नेता चुन के अब ये विद्रोह को एक व्यापक रूप देने की तैयारी कर रहे हैं। इसके बाद देखो यहाँ पर आपको समझ में आएगा कि कौन कौन है जो इसका विद्रोह कर रहा है, इसका प्रमुख केंद्र क्या है, प्रमुख नेता क्या है। तो अब इसको देखने भर से काम नहीं चलेगा, बाजार जाइए
और 2-3 मैप ले आइए। अब इनको आप एक 1857 का मैप इसको 2-3 बार फिल करने की कोशिश जरूर करना अपने मन से, अपने हाथों से, क्योंकि जब आप अपने हाथों से लिखते हैं तो ही आपको कोई चीज याद करती है। मैं यहाँ पे इतनी ही बार बता दूंगी, आपको उससे फर्क नहीं पड़ने वाला है। किसी और टीचर से भी पढ़ लेंगे, जब तक आप खुद से चीजें नहीं करेंगे जब तक आपको मजा नहीं आएगा। ठीक है, तो ये कानपुर में नाना साहब जो थे उन्होंने इसको हेड किया है। बरेली में वक्त खां है, ग्वालियर में है तात्या टोपे, दिल्ली में है बहादुर शाह जफर, और ये मेरठ में है कदम सिंह, संभलपुर में है सुरेंद्र शाही, उज्जैल शाही, इसके बाद बैरकपुर में है मंगल पांडे। तो इन्होंने सबने ही यहाँ पर विद्रोह चालू किया है। पर आपको एक चीज यहाँ पर देखने को मिल रही होगी कि ये हिस्सा तो पूरा समर्थन में आ गया है, ये तो विद्रोह कर रहा है, पर यहाँ पर जो हिस्सा है हमारा, वो जो है दक्षिण भारत का हिस्सा, ऊपर का हिस्सा, तो ये कोई भी यहाँ पर शामिल नहीं हुए हैं इस विद्रोह में। तो इस विद्रोह को जो खत्म होने का सबसे बड़ा रीजन यही है कि दक्षिण भारत ने, सिंधिया ने, तो ये किसी ने भी साथ नहीं दिया है। इसके कारण ही ये जो 1857 का जो विद्रोह है ना, वो यहाँ पर खत्म हो गया है। ओके, नहीं तो हमको 1857 में ही आज़ादी मिल जाती। इतना साल इसलिए वेट करना पड़ा है क्योंकि हमारे ही कुछ लोगों ने यहाँ पर धोखा दे दिया है। अभी आगे चल के समझ में आ जाएगा आपको कि ये क्यों सफल नहीं हुआ है। देखो, अब असफलता के इसके क्या क्या कारण है। सबसे पहला कारण है इसका व्यापक ना हो पाना, सीमित संसाधन होना, नेतृत्व का अभाव होना, एकता का अभाव होना, और कुछ भारतीय जो हैं वो ही इसका विद्रोह कर रहे हैं। तो ये सब रीजन है इसका। देखो, अब इसका सबसे बड़ा रीजन क्या है असफल होने का, तो इसका रीजन है व्यापक ना हो पाना। तो दक्षिण के जो प्रांत हैं कोई भी इसमें हिस्सा नहीं ले रहे हैं, तो ये तो सबसे बड़ा रीजन हो गया। इसके बाद जैसे सिंधिया है, होलकर है, ये राणा सांगा, ये सब भी यहाँ पर कोई हिस्सा नहीं ले रहे हैं। इसके बाद सीमित संसाधन है हमारे पास, ना ज़्यादा संख्या है क्योंकि बहुत सारे लोग तो वैसे ही अलग हो गए हैं। इसके बाद इनके पास पैसा भी यहाँ पर नहीं है, उस हद तक पैसा नहीं है क्योंकि पहले ही तो अंग्रेजों ने टैक्स लगा लगा के पैसा पूरा छीन लिया है, अपने हाथों में ले लिया है, तो कहाँ से इनके पास पैसा होगा। तो इनके पास ना तो पैसा है और ना ही लोग पूरे तरीके से समर्थन कर रहे हैं। इसके बाद नेतृत्व का अभाव हो गया है। नेतृत्व का अभाव कैसे हो गया है, वैसे तो ये बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं बहादुर शाह जफर, मैंने पर आपको बताया कि अब इन बहुत बुजुर्ग भी हो चुके हैं ये, तो ना तो इनके पास कोई स्पष्ट लक्ष्य है, मतलब हर एक इंसान अलग तरीके से काम कर रहा है। कोई भी आज़ादी जैसा कोई मकसद नहीं है अभी इनके पास, कि किसान कह रहा है कि भाई मुझे टैक्स बहुत लगा रहे हैं और मैं आर्थिक रूप से परेशान हूँ इसलिए कर रहा हूँ। अब राजनीतिक राजा लोग कह रहे हैं कि मेरा राज्य तुम मुझे वापस कर दो, तो मैं इसलिए कर रहा हूँ। और सैनिक कह रहे हैं कि है ना, मेरे अपने रीज़न है, आपने ये चर्बी युक्त कारतूस का मेरे लिए यूज़ करवा रहे हैं। तो सब अपने हैं, अपने रीजन में काम कर रहे हैं, तो इनमें कोई भी अभी समानता नहीं है। मतलब जो आज़ादी की भावना जो होती है ना, वो थोड़ी मिसिंग है। इसके कारण भी ये असफल हुआ है। पर जैसे बहादुर शाह जफर हैं, नाना साहब जो थे, वो एक अच्छे संगठन करता थे, अच्छे तरीके से लीडरशिप कर रहे थे, पर उस समय सैनिक नेतृत्व की भी कमी थी। पर यदि हम अंग्रेजी सेना की बात करें तो उनके पास संख्या बल भी है, पैसा भी बहुत है, बहुत सारे अलग अलग टाइप के उनके पास हथियार भी थे, और अच्छे वहाँ पे सेनापति भी हैं। उन्होंने तैयारी करके रखी है सब चीज़ों की, उनके पास तो है हर चीज़, हर लोग वहाँ पे ट्रेंड हैं। तो जैसे लॉरेंस ब्रदर की बात करें, निकोलस की बात करें, हैवलॉक की बात करें, तो ये सब एक कुशल सेनापति में आते हैं। तो ये सब अंग्रेजी सेना के पास थे उस समय, तो इन्होंने विद्रोह को जल्द से जल्द दबा दिया। इस समय एकता का बहुत अभाव था। मतलब क्या हुआ कि मध्यम वर्ग इसमें हिस्सा नहीं ले रहा था। मतलब वो कह रहा था अब हमें तो कोई ज़रूरत है नहीं, यदि मतलब जिनके सॉलिड रीज़न थे बस वही हिस्सा ले रहे थे। मैंने आपको बताया आज़ादी जैसी चीज़ों पे नहीं पहुंचे थे ये, इसलिए भी ये थोड़ा असफल रहा। और उसके बाद इस विद्रोह में शिक्षित वर्ग, मतलब पूर्ण शिक्षित वर्ग जो है, मैंने आपको बताया था कि जो अंग्रेज़ों ने 1853 में, 1813 में भारतीयों की शिक्षा पे ये खर्च कर रहे हैं कि वेस्टर्न कल्चर पूरी तरीके से भारत में आए। तो शिक्षित वर्ग जो अब पढ़े लिखे लोग हो गए ना, इंग्लिश वाले, तो वो यहाँ पर पूरा समर्थन इनका नहीं कर रहे हैं। वो उनकी विद्रोह में ही है कि नहीं,
आप लोग गलत कर रहे हैं। अब इन्होंने क्या किया है, इसके लिए कई कई जगहों पे जाकर अंग्रेजों के लिए प्रार्थना भी कर रहे हैं कि अंग्रेज जो है सफल हो जाएं, भारतीय यहाँ पर असफल हो जाएं। तो अपनी ही एकता की यहाँ पर बहुत कमी देखने को मिली है। अपने ही लोग विरोध में आ रहे हैं, तो ये सब रीजन के कारण ये असफल हुआ है। ये जो संग्राम है लगभग 1 साल तक चला है और इसके बीच में ही इसे कुचल दिया गया है। मेरठ में विद्रोह भड़कने के 14 महीने बाद इसको 8 जुलाई 1858 को आखिरकार लॉर्ड कैनिंग ने इसे पूरी तरीके से खत्म कर दिया है और एक नया एक्ट आया है 1858 का, तो वो हम देखेंगे। पर आपको यहाँ पर फीलिंग समझ में आ गई होगी कि क्या क्या हुआ है जिसके कारण ये इतना बड़ा व्यापक विद्रोह, जिसकी शुरुआत कई शहीदों ने करी थी, पर वो क्यों कुचल दिया गया है। पर इसके ही कारण हम आज़ादी की ओर भी बढ़े हैं। मतलब धीरे धीरे करके अब मन में तो ये बात आ गई ना कि हमें धीरे धीरे करके कैसे भी ये जो है अंग्रेजों को टाटा बाय बाय करना है, तो हम धीरे धीरे करके उसकी ओर बढ़े हैं। एक चीज़ असफल हुई है पर बाद में हम सफल भी हुए हैं। तो अब देखो कि विद्रोह के परिणाम क्या क्या हुए हैं। तो परिणाम की यदि हम बात करें तो विद्रोह को समाप्त करने के बाद 1858 में ब्रिटिश संसद ने एक कानून पारित करके ईस्ट इंडिया कंपनी को पूरी तरीके से खत्म कर दिया है। अब ब्रिटिश सरकार क्या कह रही है, अब किसी को तो इनको ब्लेम करना है ना, तो ईस्ट इंडिया कंपनी को कह रही है कि आपके ही कारण ये विद्रोह हुआ है, अब आप यहाँ पर शासन नहीं कर सकते, आपको हम टाटा बाय बाय करते हैं। तो ये पूरे तरीके से ईस्ट इंडिया कंपनी को हटाने की बात कह रही है। इसके बाद भारत का शासन जो है महारानी विक्टोरिया के हाथ में अब आ गया है। महारानी विक्टोरिया ही अब अपने रूल्स बना बना के भारत में अब भेजने का पूरे तरीके से काम करेगी। पहले भी कर रहे थे ये लोग, पर अब पूरे तरीके से ब्रिटिश क्राउन के ही कंट्रोल में भारत का शासन आ गया है। इसके बाद हड़प नीति को इन्होंने समाप्त कर दिया है। मतलब कहा है कि राजा से कहा है कि अब आप गुस्सा मत हो, हम हड़प नीति को समाप्त कर देते हैं, आप अपने राज्य में सीमित रहो, हमें उससे कोई मतलब नहीं है। अब आ रहा है हमारे 1858 का अधिनियम, उसको हम नेक्स्ट वाले लेक्चर में देखने वाले हैं। मुझे लगता है कि आपको यहाँ पर 1857 का विद्रोह समझ में आ गया होगा, क्योंकि आपने इसको मॉडर्न हिस्ट्री में कई लोगों ने तो पढ़ रखा होगा, पर जिसने नहीं पढ़ा होगा मेरा यहाँ कर्तव्य था कि आपको एक बार इसका ब्रीफिंग समझा दूं। इसके बाद अब हम आते हैं, हमारी 2 चैनल हैं, कैरियर अपॉर्चुनिटी का और कैरियर A+ का। तो आपको कैरियर अपॉर्चुनिटीज़ के चैनल पर आपको जैसे कोई भी डाउट होगा, जैसे आप अभी 12th पास हैं या ग्रेजुएशन किया है, तो आपको कोई भी डाउट है किसी भी एग्ज़ाम से लेकर, तो आपको सारे ही डाउट्स यहाँ पर हिंदी में क्लियर हो जाएंगे। छोटे छोटे से वीडियो हैं 5-5 मिनट के, 10-10 मिनट के, तो आपके सारे ही डाउट्स यहाँ पर क्लियर हो जाएंगे। और आपसे इस लेक्चर में एक गुजारिश और है कि यदि आपको लेक्चर्स पसंद आ रहे हैं तो उनको लाइक और शेयर ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आपको मेरी जो स्ट्रेटेजी है वो आपको एक रेगुलर तौर पे मिल सके। फाइनली, थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।